हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, ये तो आप लोग जानते हैं कि इस वक्त 2021 की स्टार्टिंग में यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम जो कि 2020 का है, ठीक है। यूपीएससी 2020 का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है और वो चल रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ है 8 जनवरी 2021 से, जो कि 5 दिनों तक ही चलेगा। और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 4 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये जो 8 जनवरी को स्टार्ट हुआ है मेंस का एग्ज़ाम, ये 5 दिनों तक ये चलेगा, जिसमें पहला जो 8 जनवरी को हुआ है वो एसए का एग्ज़ाम हुआ है। इसके बाद 4 पेपर जीएस के होंगे और फिर उसके बाद इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का होगा, जो कि कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो ऑप्शनल का पेपर होगा। तो टोटल आपके ये जो है 5 दिन तक ये सारे एग्ज़ाम्स चलेंगे, ठीक है। और जिसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपने चैनल पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते जाएंगे, जितने भी पेपर होते जाएंगे, ठीक है, सबके पेपर हम एक एक बार डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो मेंस की जो प्रिपरेशन की जाती है उसमें हम लोग को पेपर की एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे अगर ऐसे का पेपर है तो उसमें किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, इस बार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग देखेंगे कि अभी के जो पेपर हो रहे हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो एसए का है वो भी जो है वो मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वो जो है वो भी डाला जाएगा। लेकिन आज जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उनमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीएस फर्स्ट का पेपर। पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि जो पेपर होते हैं यूपीएससी मेंस के, ठीक है, वो सारे पेपर ढाई ढाई सौ नंबर के होते हैं, 250 नंबर के, ठीक है। केवल जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। बस इसके जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है, यानी हमको ये कंपलसरी है, यानी हमें अटेंड करना है। बस हमें खाली 25% इसमें लाना होगा, पास हो जाएं, ठीक है। और बाकी के जितने हैं वो सारे जुड़ेंगे और हमारी रैंक बनाएंगे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो जो एक रैंक बनाते हैं, ठीक है, जो वेरी करते हैं हमारे नंबर्स को, वो हमारे एसए के हो जाएंगे, जीएस का 4th पेपर हो जाएगा, और ये जो ऑप्शनल वाले होते हैं ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन पर खास फोकस देना है और इनकी अच्छे से तैयारी भी करनी है। तो आज के हम जो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जीएस का जनरल स्टडी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। पहले हम ये देख ले, पहले तो देखिए ये 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। ये 3 आवर्स का पेपर है, ये पूरा 3 घंटे का, और ये 250 नंबर का है ये पूरा पेपर। और इसमें जो है, इसमें जब आप ये पेपर कर रहे होंगे तो आप लोग को एक जो है पूरी कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको लिखना है। तो जिस लैंग्वेज में आपने ये पेपर फिल कर रखा होगा कि जिस लैंग्वेज में आपको देना है उसी लैंग्वेज में आप आंसर करेंगे, ठीक है। हिंदी में है तो हिंदी में, मतलब जो भी मीडियम आपने डाल रखा होगा। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि देखिए जो 1 से 10 तक के जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो टोटल 150, मतलब कि यहाँ पे 1 से 10 तक के जो हैं उनको हमें 150 शब्दों में लिखना है। 11 से 20 तक के जो हैं वो 250 शब्दों में लिखना है। तो हम ये जो वर्ड लिमिट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, और ये जो स्टार्टिंग के हैं, यानी कि जो फर्स्ट से 10 तक के जो क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है और सारे कंपलसरी हैं, सारे आपको करने हैं, ठीक है। तो जो पहले हैं पहले से लेकर के 10 तक के जो हैं वो 10-10 मार्क्स के हैं, और वो सारे के सारे हमें 150 शब्दों में पूरा लिखना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें दिया गया है शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास की ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन? शैलकृत स्थापत्य जो होता है, ठीक है। तो इसकी हमें विवेचना करनी है, यानी कि द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो इसे हमें डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। दूसरे में देखिए, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल की अति महत्वपूर्ण चरण जो पाल वंश था, ठीक है, उस समय जो बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्ध धर्म को पाल के कौन से जो राजा होंगे उन्होंने जो है इसको अपनाया था, उसमें क्या क्या उपलब्धियां या डेवलपमेंट जो भी लाए, तो इसके बारे में पूरी विवेचना हमें यहाँ पे करनी है 150 वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियां, जो वायसराय था भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन, इसकी जो नीतियां थीं एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, जो भी इनका इफेक्ट पड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इवेल्यूट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन।
किसका, पैसिफिक जोन का हमें जो इसका जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, ये भी हमारा 150 वर्ड्स में होगा। पूरा हमारा जो 1 to 10 जो क्वेश्चन है सारे वो सारे हम 150 वर्ड्स में ही हमें करने होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीकरण की प्रक्रम की जलवायवीय सीमाएं नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो मरुस्थलीय प्रक्रम है उसकी जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए कि इसकी जलवायविक सीमाएं होती हैं कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। ठीक है, जब हिमालय के जो हिमनद हैं, ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं वो जब पिघलेंगे तो जो जल संसाधन है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जो हिमालय के जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनका जो बर्फ़ होती है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो जब वो पानी बनेगा तो वो डिस्टिल वाटर होगा और वो गिरेगा किस में, समुद्र में, जिसका पानी खारा होता है। तो उसका खारापन जो कम होगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही पूरी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। कि जो यहाँ पे वर्तमान में लौह इस्पात उद्योग हैं, ठीक है, उनकी जो कच्चे माल के जो स्रोत हैं जहाँ से ये प्राप्त किए जाते हैं उनसे दूर स्थिति का उदाहरण हमें यहाँ बताना है। अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत कीजिए। ये जो हमारा भारत है वो बहुसंस्कृति वाला है। यहाँ पे कल्चर मल्टी कल्चर है। यहाँ का जो भारत का जो कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं तो सबका अपना अपना कल्चर है। ठीक है, तो ये बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज है, उसको समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, तो इसको हमें उदाहरण सहित हमें ये बताना है। हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चर इंडियन सोसाइटी। एलेबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशन 150 वर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है, टिप्पणी कीजिए। इसमें ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें प्रचलित है। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेंडेमिक जो ये कोविड-19 का, इसके बारे में यहाँ पे हमें देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है। तर्क कीजिए, यानी डू यू एग्री दैट Religionalism in India appears to be consequence of rising culture assertiveness। यानी यहाँ पे जो सांस्कृत मुखरता यहाँ पे जो दिखाई गई ना, कि जो यहाँ पे ये जो है रीजनलिज्म दिखाया गया, ठीक है, सांस्कृतिक मुखरता, तो वो जो है वो क्या आप इस बात से जो क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक मुखरता है ये जो बढ़ रही है, क्या इसका जो परिणाम पड़ेगा, क्या इससे आप सहमत हैं, इसके बारे में आपको तर्क देना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक के जो है ये 10 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, किस में करने थे, 150 वर्ड्स में। अब आगे देखेंगे जो 11 to 20 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे 15 मार्क्स के होंगे और ये हमें लिखने होंगे 250 वर्ड्स में। तो देखिए, इसमें 11 क्वेश्चन में, भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय दर्शन और इसकी परंपरा में, ठीक है, तो इसकी हमें विवेचना करनी है। इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन play a significant role in conceiving and shaping the monument and their art in India. Discuss. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है। इस पर हमें टिप्पणी लिखना है कि जो मध्यकालीन भारत में जो फारसी साहित्य आया, फारसी साहित्य मध्यकालीन भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, तो ये जो फारसी साहित्य का जो स्रोत था वो उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो देखिए, पर्शियन लिटरेरी सोर्स ऑफ मेडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ एज कमेंट आंसर इन 250 वर्ड्स। 13 क्वेश्चन में देखिए, 1920 के 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। तो इस पर हमें विवेचना करनी है। Since the decade of 1920, the national movement acquired various ideological stands
एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 1920 के दशक में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी कई वैचारिक धाराएं जो थी, तो कई वैचारिक धाराओं को उसने ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। तो ये जो है इस पर हमें डिस्कशन करना है और टोटल हमें देना है 250 वर्ड्स में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। ठीक है, व्यवहार्य समाधान दे सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए इसका। तो इसमें क्या करना है, द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो नदियों को आपस में जो जोड़ा जा रहा है, ठीक है, कैन प्रोवाइड वायलेबल सोल्यूशन ऑफ द मल्टीपल डायमेंशनल interrelated problems of drought, flood and interrupted navigation critically examine। देखिए क्या है कि यहाँ पे नदियों को आपस में जोड़ना ताकि जो सूखा, बाढ़ और बाधित जो जल परिवहन जैसी जो बहुआयामी अंतर संबंधी जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनका समाधान कैसे दे सकता है ये, कि जिस जगह बाढ़ आ रही है उसको इस तरीके से लिंकिंग की जाए कि वहाँ के पानी को जहाँ सूखा है वहाँ पर पहुँचाया जा सके। तो इस तरीके से तो जो भी इसके बारे में हमें आलोचनात्मक परीक्षण इसका करना है। ठीक है, तो इसमें हमें 250 वर्ड्स इसके बारे में लिखने हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत में 10 लक्षीय नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित हैं में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। ठीक है, और स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। अभी आपने देखा होगा कि हैदराबाद में किस कदर बाढ़ आई थी। ठीक है, तो जो हैदराबाद में बाढ़ आई थी और पुणे में जिस तरीके से आती है, तो इस तरह की जो स्मार्ट सिटीज़ मतलब इसमें जो स्मार्ट सिटीज़ जो सम्मिलित हैं उनमें बाढ़ के कारण क्या हैं और इनका स्थायी निराकरण, आखिर ऐसा निराकरण करें कि ये जो दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि एक बाढ़ आने पर काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, जान माल हर चीज़ का लॉस होता है। तो उसमें हमें ये बताना है कि आपको जो है जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको उपाय सुझाना होगा कि क्या कर सकते हैं। तो अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लूडिंग ऑफ मिलियन सिटीज़ इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे, सजेस्ट लास्टिंग रेमिडियल मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है, भारत के, एक मिनट देखिए, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए जो भारत है उसमें चूँकि यहाँ पे सूर्य की किरणें भी अच्छी खासी सही मात्रा में जो है यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर देखा जाए कि जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अगर होए तो इसकी प्रचुर संभावना, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना, हालांकि इसके विकास की क्षेत्रीय भिन्नताएं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का इसका यूज़ है कि जो है कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर मान लीजिए धूप नहीं होती है तो वहाँ पे सोलर सेल का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली ये है कि भारत में सौर ऊर्जा की जो संभावनाएँ हैं, ठीक है, तो उसका वो जिस तरीके से उसकी संभावना है उसका जो है किस तरीके से हम उसका कर सकते हैं, ठीक है, उसका विकास कैसे कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग, तो इस पे हमें वर्णन करना है। इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू देयर आर रीजनल वेरिएशन एंड इट्स डेवलपमेंट, इलेबोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए कि जो भारत के वन संसाधन हैं उनकी जो पोजीशन है कि इस समय उनकी जो कंडीशन है जो एक होनी चाहिए, ठीक है, वो है कि नहीं है, और उनकी अगर मान लीजिए जो भारत के जो वन संसाधन अगर वो कट रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो उससे जलवायु में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों का परीक्षण करके हमें लिख के बताना है। तो एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें है, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, ठीक है, तो डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया, बहुलवाद, अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो भारत में विविधता और बहुलवाद का जो वैश्वीकरण है क्या वो संकट में है, इसका हमें कारण देना है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण संकट में है, इसका हमें जो है आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से
प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, हम भी इससे सहमत हैं, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब जो रीति रिवाज जो हैं, ठीक है, रीति रिवाज और जो परंपराएं हमारी जो आ रही हैं, वो जो तर्क दिए जाते हैं उनको जो है दबा ना दें। जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनके बीच में रोड़ा ना जो है बीच में रुकावट ना करें, ठीक है। तो वो प्रगति पर विरोध कर सकते हैं। इसमें आपके क्या विचार हैं? आप इसमें ज़रूर, आप इसमें जो है आपको 250 वर्ड्स में आपको इसमें बताना है, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से रीति रिवाज जो है वो जो है जो तर्क हैं उनको दबाने मतलब तर्क को दबा रहे हैं, जो भी जो है डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे, ठीक है, इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे है। तो देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है इस पेपर का वो है, भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिए। इस समय तो आप लोग इस पे काफ़ी अच्छा मैटर लिख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो भी चीज़ें, जो भी शिक्षा पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो सारा डिजिटल ही पड़ा है, ठीक है। तो इस पे जो है काफ़ी अच्छा मैटर लिखिएगा, ठीक है। तो मतलब ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 250 वर्ड्स में होगा। हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री? एलैबोरेट योर आंसर। तो दोस्तों ये था 20 क्वेश्चंस पूरा GS1 का जो पूरा पेपर था, ठीक है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस थे, जिनमें 1 to 10 जो थे वो 10 मार्क्स के थे और 150 वर्ड्स में थे, और 11 to 20 जो थे वो कितने थे, वो 15 मार्क्स के थे और 250 वर्ड्स के थे, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है, और अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारी होगी, ठीक है, उसमें हम लोग सेकेंड पेपर जो GS का होगा उसे डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।